परम आदरणीय स्वामी जी, साथियों, भाइयों और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में मुझे जुड़ने का अवसर मिला। BAPS परिवार के साथ समय बिताने में ये मुझे बहुत गर्व की बात है। प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में हम सब जानते हैं। दुनिया में उनको पीपल्स गुरु भी कहते हैं और ग्लोबल गुरु भी कहते हैं, और इसके कारण हैं, क्योंकि ये एक स्वामी जी थे जो 50 देशों से ज़्यादा इनकी यात्रा हुई, इनके रिश्ते थे, इनका प्रभाव था, जो दुनिया में 17,000 शहरों और गांवों में वो गए, जिन्होंने 1200 मंदिरों की स्थापना की, और जिन्होंने आज मुझे पता चला, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में 7,50,000 लेटर से ज़्यादा खुद अपने हाथ से लिखे, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र उद्घाटन को संबोधित किया। वो US के राष्ट्रपति से भी मिले, बकिंगहैम पैलेस भी गए, पोप से भी मिले, पर साधारण लोग, आम आदमी से भी मिले, गले लगाए, और जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, उसके कारण जो भी आज हम देख रहे हैं, ये सालों की आशीर्वाद, और उनका जो करना जो था, उसका फल जो है आज यहाँ भी देख रहे हैं, और जो UAE की अबू धाबी की जो बात हुई, वो भी उसका परिणाम है। मेरा सौभाग्य ये भी है कि आज महंत स्वामी महाराज जी का दर्शन हुआ, उनका आशीर्वाद मिला, और ये BAPS की परंपरा जो है वो उनके नेतृत्व में भारत में भी आगे ले जा रहे हैं, दुनिया में भी आगे ले जा रहे हैं, और उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है हाल में हमें खाड़ी में दिखाई देता है। स्वामी ब्रह्म विहारी जी ने विस्तार से जो अबू धाबी में जो मंदिर जो बन रही है, उसकी कहानी हम लोगों को बताई। उन्होंने शब्द प्रयोग किया कि ये मिरेकल, और है मिरेकल। ये डिप्लोमेसी भी है, ये रिलेशनशिप भी है, ये हार्ट एंड माइंड की कहानी है। वहाँ के राजा की उन्होंने कहा जेनरोसिटी, पर अंत में ये सब जो है, ये एक डिवाइन प्रोविडेंस की बात है। और 2015 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी UAE गए और ये घोषणा हुई कि वहाँ ये मंदिर बनेगा, उस समय मैं विदेश सचिव था, मुझे भी उनके साथ जाने का मौका मिला, और 2015 के बाद मैं पिछले 7 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो मंदिर कैसे बन रही है। 2018 में प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, और गणेश चतुर्थी में उस समय स्वामी ब्रह्म विहारी जी के साथ मुझे वहाँ जाने का मौका भी मिला था। और जैसे उन्होंने कहा कि अबू धाबी में बनना ये तो एक मिरेकल है, अब जब हमारी अपेक्षा है कि बहरीन में भी मंदिर बनेगा, तो आप ही सोच लीजिए कि जब 2 मिरेकल होते हैं, 2 मिरेकल गल्फ में होते हैं एक के बाद एक, तो ये सचमुच मिरेकल से कुछ और बड़ी चीज़।
ये मंदिर जो है, ये प्रमुख स्वामी महाराज, इनका सपना था, इनका प्रेडिक्शन भी था। और हम सब प्रतिबद्ध हैं कि जितना जल्दी ये मंदिर बने, जितने विशाल तरीके से बने। और ये खाली ये नहीं है कि खाड़ी में ही मंदिर बन रहे हैं, जो आगे की जो हमारी आशा है, अपेक्षा है कि पेरिस में, अमेरिका में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, हम कुछ ही सालों में इन सब देशों में BAPS के मंदिर देखेंगे। अब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को मेरा कुछ BAPS के बारे में, जो भी मेरा अनुभव है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं गुजरात का संसद सदस्य तो हूँ, पर उसके पहले मैं दिल्ली में अभी भी मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। और दिल्ली के बाहर एक जो आप लोग जो परिचय होंगे, आप जानते हैं कि वहाँ नोएडा नाम का एक शहर है, बगल का शहर है। और मैं नोएडा में मैं सालों से रहता था। और उस समय जब दिल्ली में अक्षरधाम के जो मंदिर जो बन रही थी, हम जो दिल्ली के निवासी जो थे, हम उसको बहुत आश्चर्य से देखते थे। और आश्चर्य से देखते थे क्योंकि उस समय ये बहुत सुंदर मंदिर, इतनी स्वच्छता के साथ, पर सबसे ज़्यादा इतनी अनुशासन के साथ बन रही थी कि कभी जब मंदिर बन रही थी, पब्लिक को किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं आई। उसके बिल्कुल मंदिर के बगल में एक पुल थी, मेन पुल, जो निज़ामुद्दीन ब्रिज जो कहते हैं। और मैं रोज़ उस ब्रिज में मैं ऑफिस जाता था, आता था। और जब ये पुल बन रही थी, हमें उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और हमने देखा कि अच्छा, ऐसे भी लोग इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बना सकते हैं बिना किसी को तकलीफ दिए। ये मेरा पहला अनुभव था। सालों बाद मैं अमेरिका में राजदूत था और मुझे लॉस एंजलिस जाने का अवसर मिला। और वहाँ कुछ दोस्तों ने कहा कि स्वामी नारायण का मंदिर है, वहाँ भी अगर आप जा सकते हैं तो अच्छी बात होगी। तो मैं गया, अपने का समय था, मैंने सोचा चलिए मैं आधे घंटे के लिए चले जाता हूँ। और मैंने वहाँ माहौल भी ऐसा था, लोग भी ऐसे थे कि ये जो आधे घंटे का कार्यक्रम जो था, ये मुझे अभी भी याद है, कहीं 2-3 घंटे कम से कम उसमें गुजर गए थे। और मैं इसको अभी भी याद करता हूँ क्योंकि कुछ महीने बाद जब प्रधानमंत्री जी का अमेरिका का दौरा हुआ, 2014 का दौरा, जो आप कुछ लोग अभी भी याद करते होंगे, जब वो मैडिसन स्क्वायर गार्डन गए, जब वो न्यूयॉर्क आए, हमारी सबसे बड़ी चुनौती राजदूतावास में ये थी, क्योंकि हमें बताया गया कि प्रधानमंत्री जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी, ये एयरपोर्ट से जब तक होटल पहुंचेंगे, ये रास्ते में रुकेंगे, ये पब्लिक से मिलेंगे, और आज तक हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो इसकी तैयारी कैसे करें? और फिर जब कार्यक्रम बना, ये था कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में वो भारतीय समुदाय के साथ मिलेंगे। और राजदूतावास का अनुभव था कि नॉर्मली जब प्रधानमंत्री आते हैं कि 500 लोगों की मीटिंग करा देते हैं, इस बहुत बड़ी मीटिंग मानी जाती है, चलिए 500 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000। और हम देख रहे थे कि पहली बार स्टेडियम में 20,000 लोग एक समय में इकट्ठा होंगे, और इसको हम कैसे मैनेज करें। और सचमुच हम परेशान थे कि क्या करें। और उस समय जो आज भी मुझे इसका जो अनुभव हुआ है कि BAPS की जो वॉलंटियरिज्म जो थी, जो लोग आए, उन्होंने कहा कि एम्बेसडर जी आप चिंता न करिए, हम इसको संभालेंगे। तो और ये नहीं था कि उन्होंने संभाला, ये कार्यक्रम अभी भी लोगों को पता नहीं है कि कितना उन्होंने किया। हर जगह जो जहाँ भी
आप याद रखें कि बहुत सारे जगह में इतने लोग इकट्ठा हुए और बड़े शांति से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वेलकम किया वहाँ। अब इसमें बीएपीएस का रोल जो था, ये मैं इसका साक्षी मैं हूँ कि उनके मदद के बिना उस स्मूथनेस के साथ जो वो कार्यक्रम जो चला, मैं कह सकता हूँ वो हो नहीं पाता। अब ये नहीं था कि उन्होंने उस समय हमारी मदद की। प्रोग्राम होने के बाद जब हम लोग और मैं प्रधानमंत्री के साथ हम निकल रहे थे वहाँ, और मैंने देखा कि क्योंकि वो सबसे हाथ मिला के उन्होंने राउंड लगाया, फिर वहाँ से हम निकल गए। तो फिर मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, वो बीएपीएस के वॉलंटियर्स थे, हमें लगता कि उनके साथ कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ जरूर करना चाहिए, पर तब तक वो जो हैं वो अपने दूसरे काम पे चले गए। फिर हम लोगों ने उनको एक मैं नहीं कहूँगा कि पीछा किया, हमने जानकारी लेनी पड़ी कि वो कहाँ थे, और वो थे कहीं, उन्होंने कभी वो ना फोटो की कोशिश में पीछे फोटो मांगी उन्होंने, ना कहा कि देखिए हमने पूरा दिन दिया है। तो उन्होंने अपना पूरा सिस्टम, खाने का सिस्टम, आने का सिस्टम, जाने का सिस्टम, सब उन्हीं का था। और मुझे उनको कहना पड़ा कि प्लीज़ आपने इतना किया है, आप प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो लेने आइए। और मुझे आज भी लगता है, जब मैं बीएपीएस के बारे में सोचता हूँ, वो लोग जो थे जिन्होंने उस समय, उनके योगदान के बिना वो कार्यक्रम नहीं होता। और यही अनुभव 1 साल बाद मेरा यूके में था, जब प्रधानमंत्री जी ने वेम्बली स्टेडियम में, इस बार तो 85,000 लोग थे वहाँ, और उसकी भी मैनेजमेंट जो है कि क्राउड को कैसे संभालें, जो अनुशासन पूर्वक सब लोग, इंडियन पब्लिक वहाँ रहें। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये 2014-15 की बात है। मैं पिछले साल की बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ फरवरी में, हमारे करीब 20,000 विद्यार्थी वहाँ फंसे हुए थे। उनको किसी तरीके से वहाँ से निकालना था, और निकालना था, ठंड में निकालना था। पूरे ये ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूरा यूक्रेन में थे, उनको पूरे यूक्रेन पार करके पश्चिम में आना था। उस समय जब भारत सरकार की कोशिश थी कि इसके लिए हम व्यवस्था कैसे खड़े करें, इसमें जो बीएपीएस का योगदान जो था, ये हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। कि 11 देशों से उन्होंने वॉलंटियर्स पोलिश बॉर्डर में लाए, किचन वहाँ एस्टैब्लिश किया, जहाँ रोज हजार हॉट मील सर्व होते थे। और मैं इसी हफ्ते मैं वियना में था, और मैं दूसरे विदेश मंत्रियों से मिल रहा था। और अभी भी मैं कह सकता हूँ कि जो यूक्रेन के पड़ोसी देश जो हैं, वो याद रखते हैं कि भारत के वॉलंटियर्स आए, उन्होंने अपने लोगों का तो ख्याल रखा, पर जो भी दूसरे भी आए यूक्रेन से बाहर, उनका भी उन्होंने ख्याल रखा। और ये जो कहना है कि अपना सुख दूसरों के सुख में है, इसका एक ये उदाहरण है। अब मैं आपको अपना रिश्ता, अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ, पर जब मैं, ये उदाहरण है, आप कह सकते हैं अभिव्यक्ति है, पर इसके आदर्श क्या है। और जो मेरे मन में है कि जब मैं बीएपीएस के बारे में सोचता हूँ, जब प्रमुख स्वामी महाराज के बारे में, उनकी ज्ञान, उनकी विरासत जो है, मुझे इसमें 4 बड़े कॉन्सेप्ट्स दिखाई देते हैं। एक, कंपैशन, संवेदनशीलता। दूसरा, सर्विस।
सेवा, तीसरा कम्युनिटी बेस्ड समुदाय, और चौथा ह्यूमैनिटी, मानवता। तो अगर ये 4 आदर्शों को हम अपने मन में रखें, और ये मेरा एनालिसिस है एक किस्म से कि मैं जब BAPS की विधि को मैं देखता हूँ तो इसमें भी मुझे 4-5 पॉइंट महत्वपूर्ण लगते हैं। एक कि वो लोकल भी हैं और ग्लोबल भी हैं, और दोनों हैं क्योंकि ज़मीन से जुड़े हुए हैं। जहाँ भी जाते हैं वो अपनी पहचान भी बना लेते हैं, वो समझ भी जाते हैं, और वो क्योंकि उनके मन में ऐसी वो भेदभाव नहीं है, तो लोकल से ग्लोबल मूव करना उनके लिए बहुत आसान। दूसरा कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, पर ट्रेडिशन, संस्कृति, इतिहास, विरासत, उसका ख्याल रखते हैं। और ये टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशन का जो मिलावट जो है, इसको अगर हम आधुनिक समय में इसका हम प्रदर्शन करें तो आजकल के जो मंदिर जो बनते हैं, ये हमारी एक नई दुनिया में एक छवि बना रही है कि हमारे मंदिर जो हैं ये हमारी संस्कृति, ये संस्कृति को भी प्रकट करते हैं, और हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी स्टेटमेंट भी है। तीसरा जो है कि एक्शन भी है, जमीन में काम भी करते हैं, और उनकी छवि जो एग्जाम्पल, जो उनका जो रेपुटेशन है, वो भी दूसरों को प्रेरणा देती। और चौथा जो है, मैंने देखा है कि बड़े स्तर पे भी काम करें। और आज मैं इस कार्यक्रम के पहले मैं प्रमुख स्वामी महाराज के ज़िंदगी के बारे में एक फिल्म देख रहा था कि हर चीज़ अल्टीमेटली पर्सनल है, कि ये सबको छूना जो है, कि ये इनकी जो अपील जो है कि काम तो सब करते हैं, सबका बड़ा कार्यक्रम होता है, आयोजन होता है, पर सबको छूना जो है, पर्सनल टच जो है, ये हर व्यवस्था से नहीं होता। इसके लिए कुछ अलग सा माइंडसेट चाहिए, और ये मुझे लगता है कि BAPS की खासियत है। अब मैंने जो है अपना अनुभव, अपने इम्प्रेशंस, जो भी मैंने एक किस्म से बाहर से देखा है, उसके बारे में मैंने आपको कुछ कहा। पर मैं आपको यह भी कहना चाहता हूँ कि जो आदर्श और जो विधि जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हमें अपने विदेश नीति और अपने कूटनीति को बनाने में यहाँ भी प्रेरणा देती। और इसके बारे में मैं कुछ आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। हम जो हैं आजकल ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं कहूँगा ये सबसे ज़्यादा 3 C's की चुनौतियां हैं: कॉन्फ्लिक्ट, कोविड और क्लाइमेट। और इसका सुझाव, इसका समाधान जो है वो 3 P's में है: पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी। अब अगर ये हमारा प्रयत्न है तो इसको, क्योंकि हमें विदेश नीति में चुनौतियां तो रोज आती हैं और हर चुनौतियां अलग होती हैं, हर सिचुएशन अलग होता है, तो मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहूँगा जिससे आप समझ पाएंगे कि जो प्रेरणा जो मिलती है ये हम पे इसका प्रभाव कैसे होता है। मैं शुरू करता हूँ G20 में, क्योंकि आजकल आप सब G20 तो न्यूज़ में हर जगह है। यहाँ भी आपने, पता नहीं आपने एक देखा होगा कि एक घोंसला था जिसमें G20 का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वो झंडों के साथ बनाया गया था। अब G20 का
का मोटो जो है वो है वसुदैव कुटुंबकम। और वसुदैव कुटुंबकम क्योंकि हम उस जगह हम सब लोग अभी इकट्ठा हुए हैं जहां आप देख रहे हैं कि ये एक सचमुच ग्लोबल व्यवस्था है। और ये वसुदैव कुटुंबकम को हमने अंग्रेजी में थोड़ा सा इसका क्रिएटिवली अनुवाद किया है कि वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अब दुनिया भले एक हो, पर हकीकत ये भी है कि दुनिया में विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं। और आज जो है विकासशील देश सबसे ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि तेल की कीमत, अनाज की कीमत, खाद की कीमत, उनका कर्ज हर साल बढ़ रहा है, तो उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत बिगड़ रही है। तो दुनिया भले एक हो, पर ये हमारा दायित्व है कि हमें जो है, जो वल्नरेबल नेशंस जो कहते हैं, उनकी आवाज़ हम बने। जो हम कहते हैं उनको कूटनीति में ग्लोबल साउथ, कि भारत जो है ग्लोबल साउथ की आवाज़ कैसे बने। और आज ये घोषणा हुआ है कि अगले कुछ दिनों में हम 100 देशों से ज़्यादा उनकी वर्चुअल मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग्स जो होंगी प्रधानमंत्री के स्तर से, दूसरे मंत्री, फाइनेंस, वित्त मंत्री, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, एनवायरनमेंट मिनिस्टर, मैं भी शामिल हूँ इसमें, ताकि जो विकासशील दुनिया जो है उनकी चिंताओं अगर हम खुद सुन ले, उनके साथ चर्चा करें, तो G20 में हम उसको ठीक तरह से हम प्रस्तुत कर पाएंगे। और उनकी हमारे बारे में बहुत अपेक्षाएं, आशाएं, कि अगर एक देश ऐसा है जो उनकी बात G20 के सामने रखाएगा तो यह भारत है। दूसरा उदाहरण जो है वो कोविड के समय का है। आप महामारी का ये तो हम सब लोगों ने अनुभव किया है, पर आप ये भी सोचिए कि बहुत सारे देशों ने वैक्सीन बनाया था, उतने देश नहीं थे जिन्होंने अपने वैक्सीनेशन कराते समय दूसरों के बारे में भी सोचा था। बहुत कम देश थे ऐसे। जो प्रधानमंत्री जी का जो वैक्सीन मैत्री का कार्यक्रम जो था, वैक्सीन मैत्री के माध्यम से करीब 100 ऐसे देश थे जिनको वैक्सीन मिले थे और 150 देश थे जिनको दवाइयाँ मिली थी। और ऐसे ऐसे देश थे, ये नहीं थे कि सब हमारे पड़ोस में थे, दूर के देश थे। दूर के देश थे जहां उनके अपने इलाकों में वैक्सीन बन रहा था, पर उनको वो वैक्सीन नहीं मिले थे। उनको वैक्सीन दिया भारत ने, वैक्सीन मैत्री के तहत। और ये भी दुनिया के बारे में सोच है कि हमारा सुख जो है दूसरों के सुख में है, हमारी सुरक्षा जो है उनकी सुरक्षा में। और आप उस समय महामारी के समय में हमारी समुदाय के बारे में भी याद करिए कि 70 लाख हमारे नागरिक जो हैं वो वंदे भारत मिशन के तहत वापस आए। और आज तक दुनिया के इतिहास में ऐसी संख्या में किसी भी सरकार ने किसी भी समय ऐसी व्यवस्था उन्होंने कभी की नहीं थी। और हम कभी कभी कहते हैं इस समय के बारे में कि हम फार्मा ऑफ द वर्ल्ड बन गए, कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए। हाँ, हम जरूर फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गए, पर हम फार्मेसी फॉर द वर्ल्ड भी बने। कि मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी भारत करता है यह स्वाभाविक है कि हम अपने लिए करें, पर हमारी सोच जो है वहां रुक नहीं जाती।
हम जो हैं जो भी करते हैं अपने लिए करते हैं, पर हर समय दुनिया के बारे में भी सोचते हैं। कहीं भी ऐसी समस्या हो जहां हमारी योगदान का कुछ उसके कारण कुछ फर्क हो तो हम उसमें हिचकिचाते कभी नहीं। दुनिया में संकटें आती हैं, ये कभी कभी युद्ध की हैं, जैसे मैंने आपको यूक्रेन के बारे में बताया। कभी भूकंप जैसे संकट आ सकती है। आपको याद होगा कि नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था 7 साल पहले। या कभी बाढ़ की हो सकती है, बारिश की हो सकती। तो अभी पिछले सालों में 2014 के बाद खासकर आपने देखा होगा कि भारत ने एक अपनी छवि बनाई है फर्स्ट रेस्पॉन्डर टू। फर्स्ट रेस्पॉन्डर का मतलब यह है कि कुछ भी हो, जब देश देखते हैं कि हमारे मदद के लिए कौन आएगा, कम से कम एशिया में और खासकर इंडियन ओशन में इंडियन ओशंस के देश जो हैं उनकी अपेक्षा है कि अगर एक देश पे कुछ भरोसा हो तो वो भारत है। और मैं आपको इसके उदाहरण देता हूँ। मैंने नेपाल के भूकंप के बारे में बात की, या जब यमन में लड़ाई हो रही थी उस समय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के राजा किंग सलमान को फ़ोन किया और उनके कहने पे युद्ध विराम हुआ ताकि हमारे नागरिक जो हैं वहाँ से निकाले जाए यमन से। कुछ साल पहले मोजाम्बिक में एक साइक्लोन आया था, श्रीलंका में बाढ़ हुई थी, मालदीव्स में एक दुर्घटना के कारण उनके राजधानी में पानी की सप्लाई खत्म हो गई थी, बांग्लादेश और म्यांमार में तूफान आया था। अब हर जगह अगर आप देखें कि मदद देने के लिए कौन पहुंचा वहां, आजकल आप देखेंगे कि सबसे पहला नंबर, सबसे पहला झंडा वहां भारत का होगा। और ये महामारी के समय में भी था। मैंने वैक्सीन मैत्री की बात की। आप लोगों को ये भी जानना चाहिए कि उस समय हमारी नौसेना ने हर दिशा में, दक्षिण में गए, पूर्व में गए, पश्चिम में गए, मेडागास्कर या सेशल्स या मॉरिशस, वहाँ जो है हमारे डॉक्टर्स दवाइयों के साथ हमारे जहाज़ों में गए। कुवैत देश, आप में से कुछ लोग कुवैत के होंगे, कुवैत में रहते होंगे। कुवैत में हमारी मिलिट्री टीम गई और उन्होंने वहाँ के हॉस्पिटल में उन्होंने कुछ हफ्ते बिताए कोविड के समय। या जिबूती गए, सूडान गए, वियतनाम गए। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज जो है भारत की ये छवि बदल रही है और इसका कारण है कि जब हम देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे बीच में ऐसी भावना है जैसे आज यहाँ प्रकट हो रहा है। ये भावना जो है ये हमें अपने विदेश नीति में इसका अपना बल होता है, अपना प्रभाव होता है। और ये नहीं है कि हम अपने लिए करते हैं या गौरव के लिए करते हैं या प्रतिष्ठा के लिए करते हैं। हमारा एक रिकॉर्ड और भी है कि जहाँ भी हम जाएं, अपने लोगों को तो हम बचा लेते, पर साथ ही साथ कोई और भी है वहाँ, उस समय हम ये नहीं देखते कि उनका पासपोर्ट का रंग क्या है। जो भी हो, वुहान से जब कोविड के समय में हम अपने पड़ोसियों के विद्यार्थियों को भी ले आए, उसी फ्लाइट में जो हमारे लोग आ रहे थे। यूक्रेन में भी हम लाए, भूकंप के समय में नेपाल से भी लोग आए। तो ये हमारा अब ये रिकॉर्ड बन चुका है कि भारत जैसा देश जो है, ये अब हमारी क्षमता, जो बढ़ती हुई क्षमता जो है, ये तो स्वाभाविक है तो कि हमारे राष्ट्र हित के लिए हम उसका उपयोग करेंगे, पर हम साथ ही साथ हर समय दुनिया के बारे में सोचते हैं। और ये बड़ी सोच जो है कि ये हमारे अलावा, ये नहीं है कि हमारे
हमारे सोच, हमारी हित अपने पे सीमित हो। ये सोच जो है ये क्लाइमेट चेंज पे भी आजकल दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि जलवायु परिवर्तन के बारे में अगर दुनिया में आजकल कहीं कोई देश कुछ नई चीज़ कर रहा है, कुछ नई आइडियाज़ दे रहा है, तो इनमें से भारत जरूर, भारत का एक अपना स्थान बना हुआ है। कि दुनिया में लोग सोलार की बात करते थे, पर ये प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव था कि हम अंतर्राष्ट्रीय सोलार अलायंस बनाएं। दुनिया में ये बातचीत चर्चा हो रही थी कि डिज़ास्टर रिलीफ की क्लाइमेट चेंज के कारण कि खासकर जो छोटे द्वीप जो हैं उन पे इसका असर कैसा होता है। इसके लिए भी एक कोलिशन बनाया था, ये भी प्राइम मिनिस्टर की सोच थी। और इस बार जो है जो एक नई मिशन जो शुरू हुई है पिछले अक्टूबर, ये मिशन कहलाता है लाइफ नाम का कहलाता है कि हम अपना रोज का जीवन जो है इसमें अगर हम परिवर्तन ला सकते हैं कि इसमें एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा भला हो सकता है। और यही भावना जो है ये हमें पीस कीपिंग जो यूएन के झंडे के नीचे जो पीस कीपिंग फोर्सेस जो दुनिया में जाती हैं, जहाँ लड़ाई होती है या कुछ तनाव होता है, और सबसे ज़्यादा आज तक सबसे ज़्यादा पीस कीपिंग मिशंस जो हैं ये भारत के हैं, करीब 50। और आज भी हम अफ्रीका में, कांगो में भी हैं, सूडान में भी हैं, लेबनान में है, साइप्रस में है। और आज ही मैंने देखा कि हमारी एक महिला यूनिट जो है उनकी डिप्लॉयमेंट हुई है अबिया नाम के जगह में। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये भारत जो है इसकी विदेश नीति जो है जो BAPS जैसे इनकी जो हमारे समाज पे जो प्रभाव जो है इसको हम साथ लेके, ये भावनाओं को हम अपने मन में रखते हुए हमारी आज विदेश नीति उस दिशा में जा रही है कि दुनिया मानती है कि भारत ऐसा देश है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। विकासशील देश सोचते हैं कि अगर कोई उनका पक्ष रखेगा तो ये भारत ही है। तो हम जरूर अपना हित तो देखेंगे, पर अपना ही नहीं देखेंगे। हमारी मानसिकता कभी स्वार्थ की नहीं होगी। हम जरूर दुनिया का ख्याल रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे DNA में वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, पर हमारे सोच में हर समय विश्व कल्याण की सोच होनी चाहिए। और ये BAPS का भी मैसेज है। और मुझे आज बहुत ही खुशी है कि इस अवसर में मैं अपना जो है अनुभव भी आपके सामने रख सकता हूं, और विदेश नीति पर भी जो मेरे मन में है मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। We're extremely thankful to you, Honorable Minister, for your remarks. Your choice of service gives you a perspective very few of us can enjoy. And to hear you say that Pramukh Swami Maharaj's words and the joy of others lies our own, which we thought were just words for ourselves maybe, are in fact the foundation of what I would humbly request you to call the Jai Shankar doctrine, that foreign policy of India shall be based on the values of India. I thank you so much for sharing that perspective with us.